दोस्तों, आपका स्वागत है द स्टोरी वर्स में। यहाँ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, जी जाती हैं। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमें सबसे बड़ा मोटिवेशन देता है और उसी ताकत से हम आपके लिए और भी शानदार स्टोरीज लाते हैं। तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बन जाए हमारी द स्टोरी वर्स फैमिली का हिस्सा, क्योंकि आपकी सपोर्ट से ही बनेगी हर कहानी और भी मजेदार। उदाहरण फायरबॉल से शुरू कर सकते हो। फिर जब तुम गोली मारते हो तो तुम उसमें और अधिक माना डाल सकते हो ताकि जब वह तुम्हारे लक्ष्य से टकराए तो वह फट जाए। हालांकि यह कुछ खास नहीं लगता है, अगर तुम इसमें महारत हासिल कर लेते हो तो ये तुम्हारी बहुत मदद करेगा। निखिल हालांकि बस भ्रम में माथे पर बल डाला। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कहने की कोशिश कर रही हैं, शिक्षक इवाने। ठीक है, मुझे लगता है कि यह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत जटिल होगा जिसने अभी अभी इस तकनीक को सीखना शुरू किया है। मुझे इसे थोड़ा धीमा करने दो। अगले कुछ घंटों तक निखिल और इवाने ने फायर बर्स्ट और इसे कुशलता से कैसे उपयोग किया जाए इस बारे में बात करना जारी रखा। और जितना अधिक उन्होंने बात की, निखिल उतना ही अधिक प्रभावित हुआ। शुरुआत में उसने सोचा कि वह कोई बड़ी चीज़ नहीं सीख पाएगा और बस इवाने के साथ कुछ समय बिताना चाहता था ताकि वह उसके आसपास अधिक आरामदायक हो जाए। हालांकि जल्द ही निखिल ने कुछ महसूस किया। इवाने ने फायर बर्स्ट कौशल, एक 2 स्टार कौशल को बिग अचीवमेंट स्तर तक महारत हासिल कर ली थी। ये कुछ ऐसा था जो लगभग कोई ग्रैंड मास्टर चरण साधक नहीं करेगा। 2 स्टार कौशल बस प्रयास के लायक नहीं थे। एक बेहतर उच्च ग्रेड कौशल सीखना बहुत बेहतर होगा। हालांकि इवाने ने अभी भी इसे सीखना जारी रखा ताकि वह इसे अपने छात्रों को सिखा सके और किसी तरह उनकी मदद कर सके। वास्तव में एक सराहनीय दृष्टिकोण। इवाने की छवि निखिल के दिल में आज एक और स्तर तक बढ़ गई। हालांकि चाहे कुछ भी हो, निखिल को अभी भी इस बातचीत को समाप्त करना था। शिक्षक इवाने, मुझे लगता है कि अब मैं इसे समझ गया हूँ। उसने पहले ही अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था, उसे अब सावधानी से काम करना चाहिए ताकि वह अपनी भविष्य की योजना को खराब न करे। अच्छा काम, इवाने ने एक मुस्कान के साथ सिर हिलाया। शिक्षक इवाने, मुझे अब जाना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं इससे अपनी ताकत बढ़ा सकता हूँ। यह एक बड़ी खोज है, निखिल ने उत्साह से कहा, क्योंकि उसकी आंखें बिना छिपी खुशी और उत्साह से चमक उठीं। ठीक है, मुझे भी एक कक्षा लेनी है, तुम्हें अब जाना चाहिए। इवाने हंस पड़ी क्योंकि उसने उसे इतना उत्साहित अभिनय करते देखा। वह वास्तव में एक निर्दोष और जिज्ञासु छात्र था। वह उसे थोड़ा पसंद करती थी। ठीक है शिक्षक इवाने, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। आप अब तक की सबसे अच्छी शिक्षक हैं, निखिल ने उत्साह से कहा और फिर जल्दी से दफ्तर छोड़ दिया। इवाने की मुस्कान चौड़ी हो गई जब उसने उसके शब्द सुने और फिर उसने आह भरी। हाँ, वह चीज़ों को जल्दी पकड़ लेता है और अधिक सीखने के लिए उत्सुक है। वह एक अच्छा छात्र है। तब शिक्षक इवाने ने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं और 15 मिनट का आराम लिया। समय बीत गया और निखिल, जो अपने कमरे में था, फायर बर्स्ट कौशल के साथ सीखना और प्रयोग करना जारी रखा। उसे इस कौशल की ठीक से परवाह नहीं थी, हालांकि उसे अपनी अगली योजनाओं के लिए इसकी आवश्यकता थी, इसलिए उसने इसके लिए कड़ी मेहनत की। ठीक इसी तरह 8 घंटे बीत गए और निखिल अंत में खड़ा हो गया। उसने तब अपने शरीर को फैलाया और खिड़की के बाहर देखा। पहले से ही रात हो चुकी थी और चांद बाहर था। निखिल के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। सही समय। उसने तब अपना कमरा छोड़ दिया और बगल के कमरे पर दस्तक दी। खटखटाओ खटखटाओ खटखटाओ। कुछ सेकंड बाद इवाने, जिसने अपनी हल्के पीले रंग की नाइटी पहनी हुई थी, ने दरवाजा खोला और माथे पर बल डाला। निखिल, क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों हो? निखिल की आंखें खुशी से चमक उठीं क्योंकि उसने उत्साह से कहा, शिक्षक, मैं आखिरकार वह करने में सक्षम था जो आपने कहा था। मैंने फायर बर्स्ट का उपयोग करने से पहले फायरबॉल का उपयोग किया। अचानक निखिल ने कुछ महसूस किया। शिक्षक, मुझे खेद है, मैं थोड़ा बहुत उत्साहित और जिज्ञासु था, इसलिए मैं समय पर ध्यान दिए बिना यहाँ आया। मैं आपको परेशान करने के लिए माफ़ी मांगता हूँ। उसने झुककर माफ़ी मांगी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। इवाने चुप हो गई। सामान्य तौर पर वह इस समय एक छात्र से बात नहीं करेगी क्योंकि जाहिर है उसे अपने लिए समय निकालना होगा। हालांकि किसी कारण से निखिल का उत्साहित चेहरा देखकर इवाने खुद को नियंत्रित नहीं कर सकी और फुसफुसाया, क्या तुम मेरे कमरे के अंदर इस पर चर्चा करना चाहोगे? निखिल ने माथे पर बल डाला और भ्रम में अपना सिर उठाया। मेरा मतलब है, जो तुमने सीखा वह मेरे साथ साझा करने के लिए उत्साहित हो, सही? मैं उत्साहित हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि यह आपके आराम का समय है। आप पूरे दिन कड़ी मेहनत करती हैं, मुझे आपको रात में परेशान नहीं करना चाहिए। इवाने मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया। चिंता मत करो, अच्छे छात्र कभी भी एक शिक्षक के लिए परेशानी नहीं होते हैं। साथ ही मैं ये देखने के लिए भी उत्सुक हूँ कि तुमने क्या सीखा है। अब मेरे कमरे में आओ, हमें अन्य शिक्षकों को परेशान नहीं करना चाहिए। निखिल की मुस्कान चौड़ी हो गई और उसने सिर हिलाया।
शिक्षक इवाने, आप अकादमी में सबसे अच्छी शिक्षक हैं। इवाने हंस पड़ी और फिर वे दोनों उसके कमरे में दाखिल हुए। निखिल तब चारों ओर देखने लगा और देखा कि दीवारों पर बहुत सारी पेंटिंग थीं। फिर उसकी आंखें एक कैनवास और पेंट पर एक पेंटिंग पर पड़ीं और उसकी आंखें आश्चर्य में चौड़ी हो गईं। शिक्षक इवाने, आपने वह पेंट किया? मैंने किया। क्या तुम्हें ये पसंद है? वहाँ की पेंटिंग्स और दीवारों पर वाली के बारे में क्या? क्या आपने उन्हें भी पेंट किया? मैंने उन सभी को पेंट किया, इवाने ने सिर हिलाया। शिक्षक इवाने, हालांकि मैं पेंटिंग्स के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन मैं निश्चितता के लिए कह सकता हूँ कि ये मेरे जीवन में देखी गई सबसे अच्छी पेंटिंग है। हा, तुम्हें मुझसे इस तरह झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये इतनी अच्छी नहीं है। इवाने हंस पड़ी। सामान्य तौर पर वह इस तरह की तारीफों को नज़रअंदाज कर देती क्योंकि उनमें से ज़्यादातर उसकी स्थिति के कारण उसे खुश करने के लिए की जाती थीं। हालांकि इस बार किसी कारण से उसे वास्तव में इस तरह तारीफ किए जाने पर अच्छा लगा। मैं झूठ नहीं बोलता, शिक्षक इवाने। आपकी पेंटिंग वास्तव में अच्छी हैं। निखिल ने अपना सिर हिलाया। ठीक है, चलो अभी इस बारे में बात नहीं करते हैं। तुम यहाँ इसलिए थे क्योंकि तुम दिखाना चाहते थे कि तुमने क्या सीखा, सही? चलो शुरू करते हैं, मैं भी उत्सुक हूँ। इवाने ने विषय बदल दिया। वह तारीफें लेने में बुरी थी, भले ही वह एक राजकुमारी थी। निखिल मुस्कुराया जब उसने ये देखा और सिर हिलाया। ठीक है। फिर उसके हाथ के शीर्ष पर एक फायर बॉल दिखाई दिया और उसने जारी रखा, जैसा कि आपने कहा, हमें शुरू से ही एक बड़ा फायर बॉल नहीं बनाना चाहिए। फायर बर्स्ट एक कौशल है जहां आप एक बड़ी मात्रा में माना को मजबूत करते हैं और फिर उसे आग से ढकते हैं। फिर आप उसे अपने लक्ष्य पर शूट करते हैं और एक बार जब वह टकराता है तो सारा माना फट जाता है। हालांकि जैसा कि आपने कहा, इसका उपयोग करने का बेहतर तरीका एक फायरबॉल बनाना है, फिर उसमें और अधिक माना डालना है। और निखिल ने तब फायरबॉल में माना डाला जो उसने बनाया था और ये दरवाजे की ओर शूट हुआ। धमाका! आपका हमला काम करेगा। इस तरह आप कम समय का उपयोग करेंगे और चूंकि बर्बाद माना न्यूनतम होगा, कौशल का आउटपुट मजबूत होगा। निखिल ने फुसफुसाया क्योंकि उसकी फायरबॉल दरवाजे से टकराने से पहले पतली हवा में गायब हो गई। शिक्षक इवाने, जिसने सब कुछ देखा, आश्चर्य में अपनी आंखें झपकाने में मदद नहीं कर सकी। तुमने यह इतनी जल्दी कैसे किया? हे, मुझे अभी भी इस पर थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, इसलिए मैं शिक्षक इवाने की मदद पर निर्भर रहूंगा। इवाने और निखिल ने अगले 2 घंटों तक फायर बर्स्ट कौशल और इसे सुधारने के तरीके के बारे में बात की। हालांकि तब इवाने की आंखें घड़ी पर पड़ीं और उसे समय का एहसास हुआ। ठीक है निखिल, पहले से ही रात हो चुकी है, तुम्हें अपने कमरे में जाकर आराम करना चाहिए। मुझे भी आराम करने की ज़रूरत है। निखिल ने माथे पर बल डाला। उसने तब घड़ी को देखा और महसूस किया, क्या इतनी देर हो चुकी है? मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। इवाने हंस पड़ी। यह अच्छा है कि तुम अधिक सीखने के लिए उत्सुक हो, लेकिन अब तुम्हें जाना चाहिए। हाँ शिक्षक। निखिल मुस्कुराया और फिर खड़ा हो गया। हालांकि जैसे ही वह जाने वाला था, वह रुक गया। इवाने ने माथे पर बल डाला। क्या हुआ? तुम क्यों रुक गए? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? निखिल एक लाल चेहरे के साथ घूम गया और एक मच्छर जैसी आवाज में सवाल किया, शिक्षक इवाने, क्या मैं वह पेंटिंग अपने साथ ले जा सकता हूँ? इवाने ने माथे पर बल डाला। यह आपको मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझ सकता हूँ। निखिल ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और घूम गया। नहीं, ये ठीक है, अगर तुम्हें यह इतना पसंद है तो तुम इसे ले जा सकते हो। निखिल की आंखें चमक उठीं और वह मुस्कुराया। धन्यवाद शिक्षक इवाने। इवाने मुस्कुराए। निखिल ने तब वह पेंटिंग उठाई और कमरा छोड़ दिया। निखिल के कमरे से निकलने के बाद इवाने मुस्कुराए और फिर वह अपने बेडरूम की ओर एक आलसी नज़र के साथ चली गई। उसके कमरे के बाहर निखिल मुस्कुराया क्योंकि उसने उस पेंटिंग पर नज़र डाली जो उसने ली थी। क्या उसे पेंटिंग में दिलचस्पी थी? बेशक नहीं, वह केवल चित्रकार में दिलचस्पी रखता था, पेंटिंग में नहीं। निखिल तब अपने कमरे में चला गया और अमायरा से संपर्क किया। अमायरा, ओह, तुम्हें आखिरकार मुझसे बात करने का समय मिल गया। अमायरा का जवाब बिजली की तरह तेज था। ऐसा था जैसे वह उसके बातचीत शुरू करने का इंतजार कर रही थी। तुम कैसी हो, मेरी खूबसूरत और प्यारी अमायरा? निखिल ने अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ सवाल किया। बिल्कुल भी अच्छी नहीं, अमायरा ने जवाब दिया। 2 दिन हो गए हैं। और फिर उसने शिकायत की। ठीक है, बस कुछ और दिन, फिर मैं तुम्हारे लिए इसकी भरपाई करूंगा। तुम बेहतर करो। अमायरा ने मुंह फुलाया। तो तुमने मुझसे क्यों संपर्क किया? अमायरा ने सवाल किया। ज़्यादा कुछ नहीं, मैं बस तुम्हें बताना चाहता था कि इवाने आकाशपतन के बारे में तुम्हारी जानकारी सही थी, उसे वास्तव में पेंट करना पसंद है। बेशक मैं सही हूँ। तुम मुझे इतनी स्पष्ट बात क्यों बता रहे हो? जैसे ही निखिल ने एक और लड़की का उल्लेख किया, अमायरा का स्वर बदल गया। निखिल ने पहले ही 1 महीने तक उसके साथ बात करने और रहने के बाद उसकी अत्यधिक अधिकारवादी लक्षणों के बारे में जान लिया था।
यह एक डरावनी विशेषता थी। ना, वह किसके साथ मजाक कर रहा था। यह एक ऐसी विशेषता थी जिसे वह पूरी तरह से प्यार करता था। किसे एक यंडेरे पसंद नहीं था जो पूरी तरह से तुमसे प्यार करता है, और वह एक शाही उपपत्नी और एक राजकुमारी भी है। निखिल निश्चित रूप से करता था। इवाने आकाशपतन राज्य की दूसरी राजकुमारी इमिलिया, भारतीय नाम इला आकाशपतन की बेटी और ड्यूक लियो फ्रिक्वेस्टलिस की पोती है, वह कोई है जो अपनी स्थिति के साथ आसानी से सिंहासन की लड़ाई में भाग ले सकती है। यदि आप इसकी तुलना शाही परिवार के अन्य सदस्यों से करते हैं तो भी उसकी स्थिति उच्च है। हालांकि वह शांति और खामोशी पसंद करती है और सोचती है कि राजनीति और युद्ध अनावश्यक और थकाऊ हैं। यही कारण है कि उसने सारा गौरव छोड़ दिया और रॉयल अकादमी में एक शिक्षक बन गई। उसका शौक पेंटिंग है और वह अमायरा ने तब इवाने के बारे में बात करना जारी रखा और उसे सुनकर निखिल मुस्कुराया। यही वह था जो उसे अमायरा के बारे में पसंद था। भले ही वह अत्यधिक अधिकारवादी थी, वह अपने अगले लक्ष्य के बारे में जानकारी खोजने के लिए अपने रास्ते से हट जाएगी। पूरी तरह से विरोधाभासी और संवेदनहीन तरीके से काम करना। लेकिन अगर यह निखिल को खुश करता है तो अमायरा ये करेगी। बेशक वह अपने प्रयासों के लिए सटीक पुरस्कार भी चाहेगी। वह इसे मुफ्त में नहीं करेगी। उसे 3 अलग अलग स्थितियों में बाथरूम सेक्स के रूप में सटीक मुआवजे की आवश्यकता है। बेशक 3 से ऊपर कुछ भी स्वागत है। इसे एक बोनस के रूप में गिना जा सकता है क्योंकि वह इतना अच्छा काम कर रही है। तुम्हारे शरीर फिजिक के बारे में क्या तुम्हारा महारत स्तर अभी बढ़ा है? निखिल ने सवाल किया। नहीं, अमायरा ने अपने चेहरे पर एक उदास नज़र के साथ जवाब दिया। चिंता मत करो, बस अभ्यास करते रहो, मुझे पता है कि तुम वहां पहुंच जाओगी। मुझे तुम पर भरोसा है। अमायरा के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। हाँ, मैं और अभ्यास करूंगी। मैंने सब कुछ व्यवस्थित कर लिया है, कल से मेरे पास प्रशिक्षण के लिए और अधिक समय होगा। अचानक निखिल ने माथे पर बल डाला। क्या? कुछ नहीं, अमायरा ने अपना सिर हिलाया। निखिल ने तब अपनी आंखें सनकरी की और सवाल किया, अमायरा, तुम जो मैं सोच रहा हूं वह करने की योजना तो नहीं बना रही हो, है ना? मैं नहीं हूं। तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे झूठ बोल सकती हो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूं। तुम कब शुरू कर रही हो? कल। अमायरा झूठ नहीं बोल सकती थी। तो मैं महल आ रहा हूं। निखिल ने फुसफुसाया। नहीं, तुम नहीं आ सकते। अमायरा हालांकि बार बार अपना सिर हिलाया। क्यों? क्या तुम शाही अकादमी के हेडमास्टर से अभी तक मिले हो? अमायरा ने सवाल किया। नहीं, मैं नहीं मिला। मैंने उसे खोजने की कोशिश की, हालांकि मुझे नहीं लगता कि वह इस समय यहाँ है। निखिल ने जवाब दिया। तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि छिपाना कंसील राजा पर काम करेगा या नहीं? शायद काम कर जाएगा। हम यहाँ कोई जोखिम नहीं ले सकते, निखिल। अमायरा की आंखें गंभीर हो गईं। लेकिन निखिल अभी भी अनिच्छुक था। नहीं, जैसा कि मैंने कहा, तुम नहीं जानते कि एक महाराजा किंग स्टेज साधक कितना शक्तिशाली होता है। जब तक तुम अकादमी के हेडमास्टर को नहीं देखते और सब कुछ पुष्टि नहीं करते, तुम राजा के सामने नहीं जा सकते। तो क्या होगा अगर मैं एक ड्यूक के घर में चुपके से घुस जाऊं? निखिल ने सवाल किया। और क्या होगा अगर महाराजा स्तर का साधक तुम्हें देख सके? तब क्या? उद्धरण। निखिल चुप हो गया। निखिल, लापरवाही मत करना। अमायरा की आवाज़ गंभीर हो गई। क्या तुम इसे कुछ और दिनों के लिए टाल नहीं सकती? मुझे यकीन है कि हेडमास्टर जल्द ही लौट आएंगे। निखिल ने फुसफुसाया। तुम जानते हो कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। वे पहले से ही संदेह कर रहे हैं। अमायरा ने अपना सिर हिलाया। बस कुछ और दिन ठीक रहेगा। निखिल, अचानक अमायरा ने पुकारा। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ, है ना? मैं अमायरा आकाशपतन हूँ। मैं वह हूँ जिसने महल को छोड़े बिना दुनिया में सबसे बड़ा सूचना कक्ष बनाया है। मैं जानती हूँ कि सब कुछ कैसे होगा। मैं जानती हूँ कि वह कैसे प्रतिक्रिया करेगा। मुझ पर भरोसा करो। उद्धरण। निखिल चुप हो गया और अंत में उसने आह भरी, ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करूंगा। अगले दिन अमायरा अपने बिस्तर पर एक थकी हुई और सुस्त नज़र के साथ लेटी हुई थी। खटखटाओ। कुछ मिनट बाद अमायरा ने किसी को अपने दरवाजे पर दस्तक देते सुना और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। ये शुरू हो रहा है, उसने सूचित किया। ठीक है, मैं तैयार हूँ। ठीक है, अगर कुछ गलत होता है तो मुझे सूचित करना और मैं तुरंत आ जाऊंगा। दूसरी तरफ से उसने निखिल की चिंतित आवाज़ सुनी और उसके चेहरे पर एक प्यारा सा मुस्कान आ गया। चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा मेरे प्यार। अमायरा की काली आंखें उन शब्दों को कहने पर एक शेड गहरी हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे वह ग्रस्त थी। ईमानदारी से कहूँ तो उसका चेहरा इस समय काफ़ी डरावना था। मुझे तुम पर भरोसा है मेरे प्यार। अमायरा के चेहरे पर एक पागलपन भरी मुस्कान आ गई जब उसने वह सुना। हाँ, तुम्हें अपने जीवन के प्यार पर भरोसा करना चाहिए। तुम्हें उस व्यक्ति पर भरोसा करना चाहिए जिसे तुम सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, तुम्हें चाहिए।
खटखटाओ खटखटाओ खटखटाओ। अमायरा को तब उसकी समाधि से बाहर लाया गया जब उसने फिर से दस्तक सुनी। फिर उसकी मुस्कान गायब हो गई और उसके चेहरे पर एक सुस्त और थका हुआ नजर आ गया। अंदर आओ, उसने एक कमजोर आवाज में आदेश दिया क्योंकि काला धुंध रिसना शुरू हो गया और उसके शरीर को ढक लिया। तब दरवाजे खुल गए और केवल केल्टन अंदर दाखिल हुआ। हालांकि अमायरा की स्थिति देखकर उसकी आंखें आश्चर्य और आतंक में चौड़ी हो गईं। अमायरा अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, उसके चेहरे पर एक कमजोर और थका हुआ नजर था जबकि काले रंग का धुंध उसके शरीर के चारों ओर था। रानी अमायरा, क्या हुआ? केवल ने घबराहट में सवाल किया। उद्धरण चिन्ह ... राजा को बुलाओ, अमायरा ने एक कमजोर आवाज में आदेश दिया। केवल को समझ नहीं आया कि जब उसने उसे ऐसा अभिनय करते देखा तो कैसे प्रतिक्रिया दें। हालांकि अंत में उसने वही करने का फैसला किया जो उसने आदेश दिया था और सिर हिलाया, जैसा आप आदेश दें रानी अमायरा। कृपया 1 सेकंड प्रतीक्षा करें। ये कहकर केवल जल्दी से कमरा छोड़ गया और राजा के कमरे की ओर भागा। कुछ मिनट बाद केवल अमायरा के कमरे में वापस भागा और उसके पीछे एक काले बालों वाला, बैंगनी आंखों वाला आदमी अपने चेहरे पर एक शांत नज़र के साथ कमरे में दाखिल हुआ। उस आदमी ने एक सफ़ेद रंग का कोट और ऊपर से एक लाल चोगा पहना हुआ था। उसका एक पतला शरीर था और हालांकि उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, फिर भी वह सुंदर लगता था। वह ऋषिकेश आकाशपतन राज्य का राजा था। जब ऋषिकेश की आंखें अमायरा के शरीर पर पड़ीं तो उसके शांत चेहरे पर एक माथे पर बल आया और उसने सवाल किया, क्या हुआ? उसकी आवाज़ सामान्य लग रही थी, न तो बहुत भावहीन न ही बहुत चिंतित। उद्धरण चिन्ह ... क्या आपको इलाज मिला है? अमायरा ने एक कमजोर आवाज में और अपने चेहरे पर एक सुस्त नज़र के साथ सवाल किया। नहीं, मुझे नहीं मिला, राजा ने जवाब दिया। उद्धरण चिन्ह ... कोई सुराग? अमायरा ने सवाल किया। नहीं, और राजा ने फिर से अपना सिर हिलाया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। अमायरा चुप हो गई और अपनी आंखें बंद कर लीं। ऐसा था जैसे उसने अपनी नियति स्वीकार कर ली थी। राजा को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसके चेहरे पर एक माथे पर बल आया और उसने सवाल किया, क्या हुआ? ये काला धुंध क्या है? तुम इतनी कमजोर क्यों लग रही हो? उसने जिज्ञासा के साथ सवाल किया। हाँ, जिज्ञासा, चिंता नहीं। अंत में अमायरा सिर्फ एक पुरस्कार थी। क्या वह बीमार है? तो क्या उसकी देखभाल करना और उसे ठीक करना वैद्य का कर्तव्य है, राजा का नहीं? वह सिर्फ इसलिए यहाँ था क्योंकि उसके पास यहाँ आने का समय था और कुछ नहीं। नहीं, हालांकि वह थोड़ा चिंतित था, खासकर अमायरा की हालत देखकर। वह ज्यादा स्वस्थ नहीं दिख रही थी और यह बुरा था। वह अभी भी एक अदावी पुरस्कार थी। आखिरकार अगर वह मरने वाली है तो इससे पहले कि वह इस दुनिया को छोड़ दे उसके लिए उसे दावा करना बेहतर है। ये देखकर कि उसके सवालों का अभी तक जवाब नहीं दिया गया था, राजा ने माथे पर बल डाला। मुझे जवाब दो। तब अमायरा के मुंह से एक आह निकली और उसने अपना मुंह खोला। मेरी साधना देखो। राजा ने माथे पर बल डाला। हालांकि चूंकि अमायरा फिर से चुप हो गई थी, उसने वही करने का फैसला किया जो उसने कहा था और उसे करीब से देखा। कुछ मिनट बाद उसकी आंखें आश्चर्य में चौड़ी हो गईं। ये पहली वास्तविक भावना थी जो उसके चेहरे पर कमरे में प्रवेश करने के क्षण से दिखाई दी थी। तुम ग्रैंड मास्टर स्तर की साधक कैसे बन गई? उसने उत्साह में सवाल किया। उसे यकीन है कि यह पुरस्कार एक कमजोर पुरस्कार था और 1 साल पहले एक मानव था। कोई भी सिर्फ 1 साल में अपनी साधना नहीं बढ़ा सकता, ये सामान्य माध्यमों से बस असंभव है। इसका मतलब था कि अमायरा ने साधना का एक शॉर्टकट ढूंढ लिया था। अगर वह इसके बारे में जान सकता था तो वह शायद सम्राट एम्परर स्टेज स्तर का साधक बन सकता था। कौन इसके बारे में उत्साहित नहीं होगा? हालांकि अमायरा के अगले शब्दों ने उसकी सारी उम्मीदें तोड़ दीं। यह मेरी अपनी साधना नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? राजा ने माथे पर बल डाला। यह मेरे अभिशाप से संबंधित है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। राजा चुप रहा और उसके स्पष्टीकरण जारी रखने का इंतजार किया। अमायरा ने यह समझा और जारी रखा। 1 महीने पहले मेरा शरीर अजीब तरह से काम करना शुरू कर दिया और मुझे अनावश्यक रूप से भारी महसूस होने लगा। शुरुआत में मैंने बस इसे नज़रअंदाज कर दिया, सोचकर कि यह सब इसलिए था क्योंकि मैं ओवरवर्क कर रही थी और थकी हुई थी। हालांकि जल्द ही ये कुछ अनियंत्रित हो गया। मेरा शरीर भारी और भारी होने लगा और जल्द ही ये धुंध मेरे चारों ओर दिखाई देना शुरू हो गया। शुरुआत में ये 5 मिनट के भीतर गायब हो जाता था और केवल 3 से 4 दिनों में एक बार दिखाई देता था। हालांकि फिर यह अधिक बार दिखाई देने लगा, हर दिन, फिर दिन में 2 से 3 बार, और फिर मैंने देखा कि जितना अधिक धुंध मेरे चारों ओर दिखाई दिया, मेरा शरीर उतना ही अजीब हो गया। एक मानव से लेकर एक ग्रैंड मास्टर स्तर के साधक तक मैंने वह यात्रा 1 महीने में पूरी की। ये कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे खुश हुआ जा सके। हालांकि तभी मुझे एहसास हुआ कि यह मेरी अपनी शक्ति नहीं थी, यह अभिशाप था। मेरा अभिशाप मजबूत हो रहा था और कल अंत में यह एक ऐसे चरण पर पहुंच गया जहां मेरा शरीर इतना भारी है कि मैं अब चल भी नहीं सकती।
राजा ने अपनी आंखें संकरी की और फिर सवाल किया, तो ये धुंध, क्या ये तुम्हारे अभिशाप से है? हाँ, अमायरा ने सिर हिलाया और राजा जल्दी से पीछे हट गया और उससे कुछ मीटर दूर खड़ा हो गया। मैं पिछले 12 घंटों से इस धुंध से घिरी हुई हूँ और इस स्थिति में रही हूँ, अमायरा ने फुसफुसाया और सब कुछ सुनने के बाद राजा ने केवल एक सवाल पूछा, तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं तुम्हें दावा नहीं कर सकता? हाँ, बस यही एक चीज़ थी जिसकी उसे चिंता थी। वह कुछ कारणों से अरविना आकाशपतन को दावा नहीं कर सकता। अब अगर अमायरा जैसा एक चमकीला पुरस्कार भी उसके साथ शामिल हो जाएगा तो ये निराशाजनक होगा। मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकती। अमायरा ने न तो अस्वीकार किया और न ही स्वीकार किया। सबसे अच्छा मामला परिदृश्य बेशक नहीं होगा। हालांकि वह राजा को इस तरह अस्वीकार न करने के लिए काफ़ी अच्छी तरह से जानती थी। ये हमेशा बेहतर होता है अगर राजा इसे अपने आप जांचता है। तुम निश्चित नहीं हो? राजा ने अपनी भौं उठाई। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अमायरा चुप रही, हालांकि राजा जानता था कि उसकी चुप्पी का क्या मतलब है। ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे इसे खुद ही जांचना होगा, राजा ने फुसफुसाया और अमायरा अंदर ही अंदर मुस्कुराए। राजा ने ठीक वैसे ही प्रतिक्रिया दी जैसे उसने उसकी कल्पना की थी। तो क्या इसका मतलब यह है कि राजा उसे छुएगा? बेशक नहीं। अगर ऐसा होता तो वह ऐसा कुछ नहीं करती। पिछली बार यह एक एडवांस स्टेज स्तर का साधक था। इस बार हम इसे मास्टर स्टेज स्तर के साधक के साथ कोशिश करेंगे। हाँ, राजा अपनी पत्नी को छूने के लिए एक सेवक को बनाएगा। राजा घूम गया और एक सैनिक को आदेश दिया, यहाँ किसी भी मास्टर स्तर के साधक को बुलाओ। जैसा आप आदेश दें, महाराज। सैनिक बाहर भागा और कुछ मिनट बाद एक आदमी कमरे में दाखिल हुआ। राजा ने आदमी को देखा और देखा कि वह एक मास्टर स्तर का साधक था। तुम जानते हो कि तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया गया है, सही? राजा ने सवाल किया। हाँ, महाराज। आदमी ने झुककर माफ़ी मांगी। ठीक है, तुम जारी रख सकते हो। राजा ने सिर हिलाया। वह आदमी तब राजा के पास से चला गया और अमायरा की ओर बढ़ गया और जल्द ही उसके चेहरे पर एक बड़ी बुरी मुस्कान आ गई। अमायरा आकाशपतन सबसे खूबसूरत लड़की है जिसे उसने अपने पूरे जीवन में देखा है। रानी या कोई अन्य शाही उपपत्नी सुंदरता की बात आने पर उसके करीब भी नहीं थे। अमायरा आकाशपतन की सुंदरता बस अलौकिक थी, और आज वह इस अलौकिक उपपत्नी को चखने वाला था। क्या वह अभिशाप के बारे में नहीं जानता? बेशक वह जानता है। वह जानता है कि संभावनाएं हैं कि वह अभिशाप के कारण अपना जीवन खो देगा। हालांकि वह ये भी जानता था कि भले ही वह अभिशाप से बच जाए, राजा उसे किसी न किसी तरह मार डालेगा। राजा अपनी पुरस्कार को छूने के लिए किसी अन्य पुरुष को अनुमति दे सकता है, हालांकि वह उस पुरुष को कभी जीवित नहीं छोड़ेगा। ऐसे आदमी का अस्तित्व होने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए वह जानता था कि वह किसी भी तरह मर जाएगा। उसने पहले ही वह स्वीकार कर लिया था। हालांकि वह निषिद्ध फल को चखे बिना नहीं मरेगा। वह सबसे खूबसूरत महिला के साथ सोने के आनंद में स्नान करेगा जिसे उसने कभी देखा है। वास्तव में वह पिछले आदमी पर गुर्राता है, उस एडवांस स्तर के साधक कमीने पर जो इसे चखे बिना ही बाहर निकल गया। क्या हारने वाला? एक डरपोक। हालांकि वह अलग था। वह पूरे रास्ते जाने की योजना बना रहा था और यह सुनिश्चित करेगा कि राजा अपनी पत्नी को आनंद में कराते हुए सुनता है। ये सोचते हुए उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई और उसने अमायरा के सही स्तनों की ओर अपने हाथ बढ़ाए। हालांकि जैसे ही उसके हाथ अमायरा के शरीर के 10 सेमी करीब आए, अमायरा के चारों ओर के काले धुंध ने प्रतिक्रिया दी। उस आदमी ने अमायरा के चेहरे पर एक छोटी तिरस्कारपूर्ण मुस्कान देखी और उसकी आंखें आश्चर्य में चौड़ी हो गईं। हालांकि इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, काले धुंध की एक बड़ी मात्रा उसके शरीर में दाखिल हो गई। उसने इसे बंद करने के लिए माना का उपयोग करने की कोशिश की, हालांकि उसके हाथों, पैरों, कंधों और हर जगह से अधिक और अधिक काला धुंध उसके शरीर में दाखिल हो गया। जल्द ही वह आदमी काले धुंध से घिर गया। आह, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ! वह आदमी आतंक में चिल्लाया क्योंकि उसके चारों ओर सब कुछ काला हो गया। उसने जल्दी से सीखा कि अपने शरीर से काले धुंध को बाहर धकेलने के लिए अधिक माना का उपयोग करना बेहतर था। हालांकि उसके शरीर के चारों ओर के काले धुंध की मात्रा बहुत अधिक थी। वह अकेले अपनी माना से उससे निपट नहीं सका। साथ ही काला धुंध उसके अंगों को डिवोर करना जारी रखा और उसका प्रतिरोध कम होना शुरू हो गया। उसके हाथ, पैर, कंधे सब कुछ ग्रे हो गया और जल्द ही उसका शरीर जमीन पर गिर गया। अपने पूरे शरीर के ग्रे होने के साथ उस आदमी के पास अंधेरे धुंध का विरोध करने का कोई तरीका नहीं था। धुंध ने आदमी, उसके अंगों, हड्डियों और रक्तवाहिकाओं को देवोर करना जारी रखा। अंत में उस आदमी का कुछ भी नहीं बचा था, यहाँ तक कि उसके कपड़े भी देवोर हो गए। वह आदमी पूरी तरह से कमरे से गायब हो गया। कोई निशान बिल्कुल भी नहीं बचे थे। और यह सब सिर्फ 5 मिनट में हुआ। हाँ, एक मास्टर स्तर का साधक पूरी तरह से असहाय था और 5 मिनट के भीतर मर गया। इस तरह देवोरिंग मिस्ट डरावना था। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह।
जिन लोगों ने इस दृश्य को देखा वे चुप हो गए। उनकी आंखें तब अमायरा पर पड़ीं और उसके चेहरे पर खोया भ्रमित और भयभीत नज़र देखकर वे जानते थे कि वह भी डरी हुई थी। ये पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो गया है, राजा ने एक गंभीर चेहरे के साथ टिप्पणी की। वास्तव में, केवल ने चिंता में सिर हिलाया। वह एडवांस स्तर का साधक इस घटना के 1 महीने बाद मर गया, साथ ही जो आज हुआ उसके विपरीत उसका शरीर गायब नहीं हुआ। तुम्हारा अभिशाप किसी कारण से मजबूत हो गया है। राजा अमायरा की ओर मुड़ा और फुसफुसाया। उसके शब्द सुनकर अमायरा ने तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराए। बेशक वह अलग तरह से मर गया। वह आदमी कभी अभिशाप के कारण नहीं मारा गया, वह मारा गया था उसके द्वारा। खैर, उसने ये खुद नहीं किया, लेकिन उसने उसकी मौत का आदेश दिया। उद्धरण चिन्ह ... क्या मैं बच जाऊंगी? अचानक अमायरा ने अपने चेहरे पर एक कमजोर नज़र के साथ सवाल किया। उसे इस तरह देखकर केवल का दिल दर्द में धड़क उठा। अंत में वह बस एक छोटी लड़की थी। यह अभिशाप उसके जैसी किसी के लिए बहुत ज्यादा था। किस्मत उसके लिए इतनी क्रूर क्यों है? मुझे नहीं पता। मैं इलाज की तलाश जारी रखूंगा। तुम यहाँ रहो और जो कुछ भी तुम चाहती हो करो, राजा ने फुसफुसाया। इस प्रदर्शन के बाद कोई तरीका नहीं था कि वह इस महिला को छुएगा। संभावनाएं हैं कि वह बच जाएगा, हालांकि वह जोखिम उठाने को तैयार नहीं था। एक महज महिला के लिए अपने जीवन को जोखिम में डालना पूरी तरह से बेवकूफ़ी भरा विचार था। अंत में वह हमेशा दूसरी महिला ढूंढ सकता था। अमायरा, जिसने उसकी अभिव्यक्ति देखी, अंदर ही अंदर मुस्कुराए। वह सही थी। इस आदमी ने वही किया जिसकी उसने उम्मीद की थी कि वह करेगा। ये सफल रहा। उसने फुसफुसाया और उसी पल उसे एक जवाब मिला। अच्छा काम, मेरी खूबसूरत अमायरा। निखिल के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई जब उसने अमायरा के शब्द सुने। फिर उसके मुंह से एक आह निकली। ये कहना झूठ होगा कि वह चिंतित नहीं था। वह बीमार चिंतित था। वह राजा के बारे में ज्यादा नहीं जानता है, हालांकि संभावनाएं थीं कि कोई और अमायरा को छुएगा। उसे तो छोड़ ही दो, अमायरा भी इसे स्वीकार नहीं करेगी। इसीलिए वह इतना चिंतित था। जो उसने सीखा है, वह लड़की एक पूरी यान्डेरे थी। तुम्हें क्या लगता है कि एक यान्डेरे को छूने की कोशिश करने वाले आदमी का क्या होगा? वह मर जाएगा। और क्या होगा अगर एक यान्डेरे आदमी को नहीं मार सकती? वह खुद को नुकसान पहुंचाएगी। वह खुद को भी मार सकती है। बेशक स्थिति इतनी चरम नहीं होगी क्योंकि निखिल कुछ भी होते ही वहां दौड़कर जाएगा। हालांकि निखिल अभी भी चिंतित था। ठीक है, अब मैं शरीर फजीक को प्रशिक्षित करूंगा, तुम जो कुछ भी व्यस्त हो वह करो। निखिल ने तब अमायरा की आवाज़ सुनी और सिर हिलाया। ये सब अमायरा की योजना थी। आज के बाद कोई भी उसकी साधना पर संदेह नहीं करेगा। बेशक उसे खुद को देवोरिंग मिस्ट से ढकना होगा, लेकिन वह बस प्रशिक्षण का एक रूप था। देवोरिंग मिस्ट डेमन शरीर पर अमायरा की महारत अभी भी बस प्राप्त अक्वायर्ड लेवल स्तर पर थी। उसके पास निखिल जैसा एक सिस्टम नहीं है जहां उसे बस एक बटन दबाने की ज़रूरत है और धमाका, वह शक्तिशाली हो जाती है। उसे कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, उस रास्ते पर चलने की ज़रूरत है जिस पर किसी ने पहले कभी नहीं चला है, और मजबूत होने की ज़रूरत है। चून की किताब ने शरीर की शक्ति का जितना संभव हो उपयोग करने के लिए कहा। अमायरा बस वही करेगी। वह अपने शरीर को एक अभिशाप में बदल देगी। ठीक है, अपना ख्याल रखना, मैं जल्द ही तुमसे मिलूंगा। निखिल ने फुसफुसाया और फिर उसने टेलीपैथिक कनेक्शन तोड़ दिया। सर, उसके जागने में कितना समय लगेगा? उसकी चोटें गंभीर थीं, उसे एक उपचार पोटेशियम देने के बाद भी उसे जागने में अभी भी 1 हफ्ता लगेगा। एक सफ़ेद कोट पहने आदमी ने फुसफुसाया। 1 हफ्ता? मायरी मिरल ने गुस्से में अपने दांत पीसे। जिस व्यक्ति ने उस पर हमला किया वह बहुत निर्दयी था। उसने उसके दोनों पैर तोड़ दिए और उसके बेहोश होने के बाद भी उस पर हमला किया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि हमें शरीर बहुत बाद में मिला जब भी यह हुआ। ये सब मिलकर बुरी स्थिति को बदतर बना दिया। डॉक्टर ने फुसफुसाया। मायरील की आंखें ठंडी हो गईं जब उसने डॉक्टर का बयान सुना और वह गुस्से में गुर्राया। बस जाग जाओ छोटे भाई, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। जिसने भी ऐसा कुछ करने की हिम्मत की, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि वह कीमत चुकाए। ये कहकर मायरील ने ओसवाल्ड के सिर पर थपथपाया। बेशक जब उसके शरीर पर खुद जले हुए निशान थे और उसके सिर पर कोई बाल नहीं थे, तो उसके शब्द बहुत विश्वसनीय नहीं लगे। उसकी अपनी स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। 1 हफ्ता हूँ, निखिल ने अंदर ही अंदर सोचा और खुद को सिर हिलाया। 1 हफ्ता काफ़ी था। उसे यकीन था कि वह उस समय इवाने के करीब आ सकता है। बेशक चूंकि वह उसका छात्र था, चीज़ें सामान्य से कठिन होंगी और वे सिर्फ 1 हफ्ते के भीतर एक अंतरंग संबंध नहीं बनाएंगे। हालांकि निखिल को यकीन था कि वह उसके करीब आने में सक्षम होगा। ये सोचते हुए निखिल वैद्य कक्ष छोड़ दिया और अपने कमरे की ओर चलना शुरू कर दिया। सब कुछ अगले हफ्ते एक साथ आ रहा होगा। उसे कुछ और चीज़ें भी तैयार करने की ज़रूरत है। आखिरकार अगर वह उसका ध्यान आकर्षित करना चाहता है तो उसे यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि वह सब कुछ पर्याप्त मनोरंजक बनाता है। निखिल हंस पड़ा और फिर अपने कमरे में चला गया।
निखिल, मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या कैंडिस वाटर आज तुम्हारे पास परेशानी खोजने आई थी? इवाने ने अपने चेहरे पर माथे पर बल के साथ सवाल किया। आपको ऐसा क्यों लगता है, शिक्षक इवाने? निखिल ने माथे पर बल के साथ सवाल किया। अभी रात थी और वह इवाने के कमरे के अंदर था। वह कैसे दाखिल हुआ? खैर, क्या यह उसका पहला समय था? उसके पास निश्चित रूप से फायर बर्स्ट कौशल से संबंधित कुछ संदेह थे। तुम्हारे पास आज तुम्हारा सामान्य आत्मविश्वासी आभा नहीं था। वास्तव में तुम थोड़े उदास लग रहे थे, इवाने ने जवाब दिया और फिर उसकी निगाह गंभीर हो गई। मुझे बताओ, अगर ऐसा कुछ हुआ है, मैं इससे निपटने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अचानक निखिल के चेहरे पर एक छोटी चिढ़ाने वाली मुस्कान आ गई क्योंकि उसने सवाल किया, शिक्षक इवाने, क्या आप मेरे बारे में चिंतित हैं? हालांकि उसके चिढ़ाने वाले शब्दों ने निखिल के खिलाफ काम नहीं किया। तुम मेरे छात्र हो, बेशक मैं तुम्हारे बारे में चिंतित रहूंगी। निखिल ने हार नहीं मानी और जारी रखा, ओहो, क्या आप निश्चित हैं कि यह केवल इसलिए है क्योंकि मैं आपका छात्र हूं? और क्या कारण हो सकता है? इवाने ने माथे पर बल डालकर पूछा। निखिल ने उसकी प्रतिक्रिया देखी और अनुमान लगाया कि वह अभिनय नहीं कर रही थी। वह वास्तव में अनजान थी और उसे यह एहसास नहीं था कि वह उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था। वह अप्रत्याशित रूप से मासूम है। मुझे यकीन है कि आप चिंतित हैं क्योंकि मैं आपका पसंदीदा छात्र हूं, है ना? तुम मेरे पसंदीदा छात्र कब बन गए? इवाने ने अपनी भौं उठाई। मैं आपका पसंदीदा छात्र नहीं हूं। बेशक नहीं, तो फिर वह कौन है? निखिल ने मुंह बनाकर पूछा। मेरे कोई पसंदीदा छात्र नहीं हैं। मेरी नज़रों में सब बराबर हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसी होंगी, शिक्षक इवाने। आप मुझे धोखा दे रही हैं। अचानक निखिल ने फुसफुसाया। आपका क्या मतलब है? आप मेरी पसंदीदा शिक्षक हैं, इसलिए मुझे लगा कि मैं भी आपका पसंदीदा छात्र हूं। मुझे अब बुरा लग रहा है। निखिल ने और भी ज्यादा मुंह बनाया। इन बेतुकी बातों को बंद करो, बस मेरे सवाल का जवाब दो। आपको इस तरह विषय नहीं बदलना चाहिए। इवाने ने तब निखिल को एक ऐसी निगाह से देखा जिसने कहा, मैं अब क्रोधित हो जाऊंगी। अंत में निखिल ने हार मानते हुए आह भरी और छोड़ने का फैसला किया। उसने कुछ नहीं किया, शिक्षक इवाने। मैं आज बस किसी और चीज़ के बारे में चिंतित था, आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इवाने ने समझते हुए सिर हिलाया और फिर वे दोनों बातें करते रहे। अगले दिन निखिल अपनी कक्षा में गया, लड़कियों से फ्लर्ट किया, लड़कों को नाराज़ किया और फिर इवाने की कक्षा में भाग लिया। शाम को वह इवाने के कमरे में जाता और फायर बर्स्ट के बारे में बात करता और फिर किसी भी यादृच्छिक चीज़ के बारे में बात करता। ज़्यादातर समय विषय उसकी पेंटिंग से संबंधित होते थे। और बस ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया। क्या मायरिल अभी भी वापस नहीं आया? शिक्षक इवाने ने कक्षा के चारों ओर देखते हुए माथे पर बल डालकर पूछा। उसे वापस आने में बहुत शर्म आ रही होगी, एक छात्र ने टिप्पणी की। वास्तव में उसे बहुत बुरी तरह पीटा गया था आखिरकार। पहला हमला करने के बाद हारना, ये काफ़ी शर्मनाक है। वास्तव में मैं इस निखिल कमीने से कितनी भी नफरत करूं, मैं हमेशा आभारी हूं क्योंकि उसने मायरिल जैसे कष्टदायक कीड़े से छुटकारा पाया। वास्तव में छात्रों ने तब पीछे मुड़कर देखा, हालांकि उन्होंने तब देखा कि उनकी बात सुनने के बजाय निखिल कुछ लड़कियों से बात कर रहा था। कक्षा में जो हो रहा था उसे पूरी तरह से अनदेखा कर रहा था। वास्तव में मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, ये कमीना मायरिल से कहीं ज्यादा नफरत के लायक है। एक लड़के ने निखिल की ओर नफरत से देखते हुए फुसफुसाया। वास्तव में बाकी छात्रों ने सिर हिलाया। ठीक है, सब लोग बात करना बंद करो, हम अब अपनी कक्षा शुरू करेंगे, इवाने ने फुसफुसाया। उसकी कक्षा के दरवाजे एक नीले बालों वाली लड़की ने खोल दिए। कैंडिस वॉट्स, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या यही एक कक्षा में प्रवेश करने का तरीका है? साथ ही क्या तुम नहीं देख सकती कि मैं अभी पढ़ा रही हूँ? इवाने ने कठोर लहजे में सवाल किया। क्या ये वही है जिसने तुम पर हमला किया था? कैंडिस ने निखिल की ओर इशारा करते हुए सवाल किया। हाँ, ये वही है। इसने बिना किसी कारण के मुझ पर और मेरे दोस्तों पर हमला किया और मेरी भंडारण अंगूठी भी ले ली, एक 15 साल के छात्र ने शिकायत की। तुम कमीने, तुमने मेरे छोटे भाई पर हमला करने की हिम्मत की, एक और गुस्से वाली आवाज़ सुनाई दी। कक्षा ने तब मायरिल को कक्षा में चलते हुए देखा। निखिल लिएंडर, तुम्हें इस अकादमी के छात्र पर हमला करने का साहस किसने दिया? कैंडिस ने धमकी भरे तरीके से अपनी आंखें सनकरी करते हुए सवाल किया। कैंडिस, इसका क्या मतलब है? तुम फिर से मेरे छात्र पर दोष कैसे लगा सकती हो? इवाने बीच में आए। मैं तुम्हारे छात्र पर दोष लगाने की कोशिश कर रही हूँ, शिक्षक इवाने। मैंने ये भी सुना है कि तुमने उसे शिक्षक निवास में अपने बगल वाले कमरे में रहने की अनुमति दी है। शिक्षक इवाने, तुम्हारा निखिल लिएंडर एक साधारण व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का अकथनीय संबंध नहीं है, सही है? कैंडिस ने सवाल किया। तुम किस बारे में बात कर रही हो? इवाने ने गुस्से में जवाब दिया।
तुम्हारी एक शिक्षक को बदनाम करने की हिम्मत कैसे हुई? इवाने ने अपना गुस्सा दबाया और निखिल की ओर मुड़ी। निखिल, तुम मुझे जवाब दो, क्या तुमने इस छात्र पर हमला किया था? हाँ, शिक्षक इवाने, मैंने इस छात्र पर हमला किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने उसके दोस्तों पर भी हमला किया था। क्या? इवाने की आंखें आश्चर्य में चौड़ी हो गईं। देखो, मैंने तुमसे कहा था कि इसके पीछे वही था। अब तुम क्या कहने वाली हो, इवाने? कैंडिस चिल्लाए। निखिल खड़ा हुआ और धीरे से कैंडिस की ओर चला गया। फिर वह उसके पास से चला गया और भीड़ को देखा। हे, तुम वास्तव में अपने साथ बहुत सारे छात्रों को लाए हो। कैंडिस, निखिल ने टिप्पणी की। उसने तब मान्या को देखा और अपना हाथ हिलाया। मान्या, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तब तुम कैसे हो? मान्या ने जवाब दिया। मैं भी ठीक हूँ। तो तुम यहाँ क्यों हो? निखिल ने सवाल किया। मैंने बस रानी मान्या को देखा और देखा कि कई छात्र उसका पीछा कर रहे थे, इसलिए मैं भी साथ चला गया। निखिल कैंडिस की ओर रुख किया और मुस्कुराया। क्या तुम निश्चित हो कि तुम इसे इस तरह से खेलना चाहती हो? तुम्हारा क्या मतलब है? कैंडिस ने माथे पर बल डाला। निखिल चिल्लाया, तुम यहाँ हो, है ना? बाहर आओ। हाँ बड़े भाई। तब एक 8 साल का लड़का भीड़ से बाहर आया और निखिल मुस्कुराया। क्या तुम उसे पहचानती हो, रानी कैंडिस? निश्चित रूप से तुम तीनों उसे पहचानते हो, है ना? निखिल ने ओसवाल्ड और उसके 2 दोस्तों से सवाल किया। ओसवाल्ड और उसके दोस्तों ने जल्दी से अपनी निगाह हटाई। ऐसा लगता है कि तुम इस लड़के के बारे में भूल गई हो। मुझे तुम्हारी याद दिलाने में मदद करने दो, रानी कैंडिस। 9 दिन पहले ओसवाल्ड और उसके दोस्तों ने इस लड़के को घेर लिया। फिर उन्होंने उस पर बर्बरता से हमला किया और उसका उपचार पोटेशियम ले लिया। रानी कैंडिस ने वह भी देखा था। सही है, हाँ, मुझे याद है। ये कुछ दिन पहले हुआ था। मान्या ने अपना सिर हिलाया। मुझे है, हालांकि मुझे समझ नहीं आता कि तुम आज उस विषय को क्यों ला रहे हो। कैंडिस ने सिर हिलाया। निखिल मुस्कुराया। मैं उस दिन भी वहां मौजूद था और यह केवल वही दिन था जब मैंने एक जीवन बदलने वाला सबक सीखा जो किसी और से नहीं बल्कि रानी कैंडिस से आया था। इस दुनिया में कमजोर के पास कुछ भी कहने या शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं है, जबकि शक्तिशाली जो कुछ भी वे चाहते हैं वह कर सकते हैं और कोई भी उनसे कुछ नहीं कहेगा। ये वही है जो तुमने मुझे उस दिन सिखाया, रानी कैंडिस। हाँ, मुझे वह सबक भी याद है। मान्या ने भी सिर हिलाया। वास्तव में मैं भी वहां था। एक और व्यक्ति बोला। रानी कैंडिस, मैंने वही किया जो मैंने इन 3 लड़कों के साथ किया जब मैं केवल तुम्हारे शब्दों का पालन कर रहा था। तुम्हारा क्या मतलब है? कैंडिस ने माथे पर बल डाला। इन 3 कमजोर छात्रों ने मेरे, जो उनसे मजबूत है, के रास्ते को रोकने की हिम्मत की। उन्होंने बदले में मुझ पर चिल्लाने की भी हिम्मत की। कितनी गुस्ताखी! मुझे उन्हें दंडित करना पड़ा। मैंने उन्हें पीटा। मैंने एक अच्छा काम किया, है ना, रानी कैंडिस? निखिल ने मुस्कान के साथ सवाल किया। तुमने शुरुआती स्तर के साधकों के खिलाफ लड़ाई की जब तुम खुद एक एडवांस स्तर के साधक हो। ये किस दुनिया में उचित है? कैंडिस क्रोधित हो गई। रानी कैंडिस, ये लड़का रॉयस वर्मा बस एक शिक्षु स्तर पर है। 3 शुरुआती स्तर के साधकों ने उस पर एक साथ हमला किया। ये किस दुनिया में उचित है? बल्कि क्या मैं, एक 18 साल का लड़का, 3-15 साल के लड़कों पर हमला कर रहा हूँ, अधिक उचित नहीं है? निखिल मुस्कुराया। नहीं, तुम गलत थे। कैंडिस अड़ी रही। ओह, कैसे? निखिल ने सवाल किया। ये तीनों अर्ल के घर से हैं। जहां तक इस लड़के की बात है, वह एक विस्काउंट के घर से है, जिसका मतलब है ये लड़का उनका अधीनस्थ है और हर मालिक को अपने अधीनस्थों को मारने का अधिकार है। निखिल की मुस्कान चौड़ी हो गई और फिर उसने सवाल किया, तो फिर रानी कैंडिस, तुमने शिक्षक इवाने के फैसले पर सवाल कैसे उठाया? कैंडिस ने माथे पर बल डाला। अंत में वह आकाशपतन राज्य की राजकुमारी है, राजा की बेटी। तो फिर तुमने, एक महज नवाब की बेटी ने, उसके फैसले पर सवाल उठाने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें ऐसा करने का साहस किसने दिया? क्या तुम नहीं जानते कि रानी कैंडिस कौन है? मायरील ने जवाब देना चाहा, हालांकि निखिल अचानक गायब हो गया और मायरील के करीब दिखाई दिया। फिर उसने उसका सिर पकड़ा और उसे जमीन पर दे मारा। कमजोर को चुप रहना चाहिए। उन्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। निखिल ने एक ठंडी आवाज में फुसफुसाया क्योंकि वह खड़ा हो गया और मायरील के सिर पर कदम रखा। फिर उसकी आंखें कैंडिस की ओर घूमी और उसने सवाल किया, मैं तुमसे फिर से पूछूंगा, तुम्हें राज्य की राजकुमारी के खिलाफ जाने का साहस किसने दिया, कुतिया? कैंडिस का शरीर कांप उठा। एक साधारण व्यक्ति इस लहजे में एक नवाब की बेटी से बात कर रहा है। मुझे तुमसे पूछने दो, तुम्हें ये करने का साहस किसने दिया, गंदे साधारण व्यक्ति? कैंडिस के बगल में खड़ा एक छात्र आगे बढ़ा और बोला, हे, एक महज अर्ल का बेटा दर्जे के बारे में बात कर रहा है, यह मजेदार है। एक आवाज सुनाई दी, कौन कमीना? वह लड़का घूम गया, हालांकि जल्द ही उसका हाव भाव बदल गया। केन स्मिथ, उसने फुसफुसाया।
स्मिथ ने फुसफुसाया, यह अच्छा है कि तुम जानते हो कि हम कौन हैं, एक अर्ल के बेटे। तो मैं कह रहा था, तुम्हारे पास एक नवाब के घर के सदस्य के सामने दर्जे के बारे में बात करने की कुछ हिम्मत है। क्या नवाब के घर का सदस्य? क्या वह बस एक साधारण व्यक्ति नहीं है? लड़के ने माथे पर बल डाला। तो क्या हुआ अगर वह एक साधारण व्यक्ति है? निखिल मेरा स्मिथ का तलवार भाई है। क्या यह उसे एक नवाब नहीं बनाता है? कम से कम वह कोई ऐसा है जिसका दर्जा तुम्हारे जैसे किसी से कहीं ज्यादा मजबूत है। स्मिथ ने खुलासा किया। निखिल मुस्कुराया और लड़के की ओर चला गया। हाँ, अब छोटे कुत्ते, भौंकना बंद करो और अपने मालिक को शर्मिंदा करना बंद करो, पीछे हटो। लड़के ने गुस्से में अपने दांत पीसे, हालांकि वह पीछे हट गया। क्या तुमने अभी मेरे अधीनस्थ को कुत्ता कहा? कैंडिस ने अपनी आंखें संकरी की। निखिल ने भ्रम में अपना सिर झुका लिया। क्या तुमने नहीं सुना? तुम्हारे अधीनस्थ को तो छोड़ ही दो, मैं तुम्हें भी कुतिया कह रहा हूं, और मैं कुछ समय से ऐसा कर रहा हूं, कुतिया। क्या तुम दोनों निश्चित हो कि तुम उसकी रक्षा करना चाहते हो? उसने स्मिथ और केन की ओर रुख किया और सवाल किया। क्या ये भी एक सवाल है? वह मेरा तलवार भाई है, आखिरकार। स्मिथ ने जवाब दिया। भले ही इसका मतलब हो कि तुम वॉट्स हाउस के खिलाफ पड़ जाओगे। कैंडिस ने सवाल किया। तुम्हें लगता है कि हम तुमसे डरते हैं? स्मिथ ने वापस सवाल किया और केन भी आगे बढ़ा। उनका मतलब स्पष्ट था, बैनरमैन सदन और हॉर्डविक सदन इसमें एक साथ थे। वॉट्स सदन, वॉटर्स हाउस शक्तिशाली हो सकता है, हालांकि इन दोनों नवाब सदनों के संयुक्त होने के सामने वे कुछ भी नहीं हैं। कैंडिस ने हताशा में अपने दांत पीसे। शाही परिवार और ड्यूक कभी भी किसी भी निचले दर्जे के रईसों के बीच के संघर्षों में भाग नहीं लेते हैं, इसलिए इस अकादमी में नवाब सबसे अधिक प्रभाव वाले थे। वह भले ही एक प्रतिभा हो और उसका सदन मजबूत हो, हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि अन्य नवाब सदनों के बच्चे उसके सामने झुकेंगे। वह भी इतनी प्रभावशाली नहीं थी। वॉट्स परिवार के भी सहयोगी थे, हालांकि सहयोगी केवल लाभ के लिए उसके सहयोगी थे, और उनका संबंध बैनरमैन और हॉर्डविक सदन के बीच के संबंध जितना मजबूत नहीं था। अगर बात राजनीतिक संघर्ष पर आती है, तो वह जानती है कि उसके सहयोगी उसका साथ छोड़ देंगे। आखिरकार कोई भी लड़ाई में भाग नहीं लेना चाहता है, हर कोई बस लाभ काटना चाहता है। बैनरमैन और हॉर्डविक सदन हालांकि अलग थे, वे एक साथ लड़ेंगे जैसे कि उनके बीच एक अटूट बंधन हो, यही उन्हें इतना मजबूत बनाता है। इसलिए कैंडिस जानती थी कि वह इन सब के बारे में कुछ नहीं कर सकती है। अंत में उसने निखिल की ओर रुख किया और उसे चुनौती दी। ठीक है, चलो इस अर्थहीन बातचीत को साधकों की तरह समाप्त करते हैं, मुझसे लड़ो। निखिल जवाब में हंसा, यार तुम वास्तव में एक दो मुही कुतिया हो। पहले तुम एक एडवांस स्तर के साधक होते हुए 3 शुरुआती स्तर के साधकों पर हमला करने के लिए मुझे बुलाती हो, लेकिन अब तुम एक मास्टर स्तर की साधक होते हुए मुझे एक एडवांस स्तर के साधक को चुनौती देती हो। कुतिया, क्या तुम अपने सिर के साथ ठीक हो और क्या तुमने अपने दिमाग को किसी तरह से नुकसान पहुंचाया है? क्या तुम डरे हुए हो? कैंडिस ने उसके शब्दों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया और उकसाने वाले तरीके से मुस्कुराए। लेकिन क्या निखिल इस तरह के उकसावों के सामने झुकेंगे? बेशक नहीं, उसे अभी भी वह नहीं मिला था जो वह चाहता था। आखिरकार तुमने शिक्षक इवाने को बदनाम करने की हिम्मत की, वह तुम्हारे साथ लड़ना पसंद करेगी, क्या तुम स्वीकार करती हो? वह एक शिक्षक है, उसे एक छात्र के खिलाफ लड़ने की अनुमति नहीं है। वास्तव में एक दो मुही कुतिया। निखिल ने अपना सिर हिलाया और इस बार कुछ और छात्र अपने चेहरे पर अजीब भावों के साथ उसे देखने के लिए मजबूर हो गए। क्या ये वास्तव में वह लड़की थी जिसे वे अपनी देवी कहते थे? राज्य का भविष्य स्तंभ। कैंडिस का चेहरा गुस्से में बिगड़ गया जब उसने ये देखा, और वह हाव भाव देखकर निखिल मुस्कुराया। अब समय आ गया था। तुम मुझसे लड़ना चाहती हो, सही है? उसने सवाल किया। मैं चाहती हूँ। मेरे पास इसे एक निष्पक्ष लड़ाई बनाने का एक तरीका है। क्या शिक्षक अरविना आकाशपतन ने तुम्हें अपना निजी छात्र बना लिया है, सही है? हाँ, ये सही है। मैंने सुना है कि शिक्षक अरविना आकाशपतन अपनी तलवार कौशल के लिए जानी जाती हैं, उन्होंने तुम्हें कुछ सिखाया होगा, है ना? तुम क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हो? कैंडिस ने अपनी आंखें संकरी की। हम एक तलवार द्वंद्व क्यों नहीं करते, एक द्वंद्व जहां हम अपनी साधना कल्टिवेशन का उपयोग नहीं करेंगे और तलवारों से लड़ेंगे। बेशक, चून की जादू शक्ति मानक ने पहले ही हमारे शरीर को मजबूत कर दिया है, हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। हालांकि हम इस लड़ाई में किसी भी कौशल स्किल्स का उपयोग नहीं करेंगे, हम पूरी तरह से अपनी तलवारों से लड़ेंगे। और चून की शिक्षक अरविना आकाशपतन तलवारों के साथ इतनी अच्छी हैं, वह एक न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगी, कैसा रहेगा? निखिल ने सवाल किया और कैंडिस के सुंदर चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। मैं सहमत हूँ, कैंडिस ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ जवाब दिया। एक लड़ाई जहां हम अपने कौशल का उपयोग नहीं करते हैं, सही है। मैं उसके साथ पूरी तरह से ठीक हूँ। बेशक, चूंकि हम एक लड़ाई करने जा रहे हैं, ये हमारे लिए कुछ दांव पर लगाना ही सही है। क्या मैं सही हूँ?
कैंडिस ने फुसफुसाया। निखिल के चेहरे पर एक समान मुस्कान आ गई क्योंकि उसने मायरील के चेहरे पर दबाव बढ़ा दिया और जवाब दिया, मुझे भी यही लगता है। ठीक है, तो इस बारे में क्या ख्याल है? हारने वाले को लड़ाई समाप्त होने के बाद जीतने वाले से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, कैंडिस ने प्रस्ताव दिया। बस यही, निखिल ने माथे पर बल डाला। बेशक, ये सिर्फ एक सामान्य क्षमा करें, मैं गलत था प्रकार की माफ़ी नहीं होगी, बल्कि हारने वाले को अपने घुटनों पर आना होगा और अपनी नाक को जमीन पर रगड़ना होगा और माफ़ी मांगनी पड़ेगी। लड़ाई सभागार बैटल हॉल में मौजूद सभी के सामने, बेशक, कैंडिस ने शर्त रखी। निखिल ने अपनी भौं उठाई जब उसने कैंडिस के चेहरे पर वह पागलपन भरी मुस्कान देखी। तो ये बहुत ज़्यादा है। इवाने, जो सब कुछ सुन रही थी, आगे बढ़ी। शिक्षक इवाने, मेरा मानना है कि आपको हमारे दांव की सामग्री पर फैसला करने का कोई अधिकार नहीं है। कैंडिस इवाने की ओर मुड़ी और तिरस्कारपूर्वक अपनी आंखें संकरी कीं। शिक्षक इवाने, अचानक निखिल ने बुलाया। उसने तब इवाने की ओर रुख किया और विनम्रतापूर्वक मुस्कुराया। मैं आभारी हूं कि आप मेरे बारे में चिंतित हैं, हालांकि इस कुतिया ने आपको बदनाम करने की हिम्मत की। ये कुछ ऐसा है जिसे मैं आपके छात्र के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता और उसे माफ़ी मांगते हुए देखना चाहूँगा। कृपया इस लड़ाई में हस्तक्षेप न करें। मुझे उम्मीद है कि आप मुझ पर भरोसा रखेंगी। शिक्षक इवाने, आपका छात्र भी दांव के साथ जारी रखना चाहता है, कृपया हस्तक्षेप न करें। कैंडिस मुस्कुराए। इवाने ने तब निखिल को देखा और ये देखकर कि बाद वाला सिर हिला रहा था, वह चुप हो गई और पीछे हट गई। कैंडिस ने तब निखिल की ओर रुख किया और मुस्कुराए। दांव के बारे में मत भूलना, साधारण व्यक्ति। हम 2 दिन बाद लड़ेंगे। मैं अकादमी की रानी को जमीन पर अपनी नाक रगड़ते हुए देखना चाहूँगा। हे, क्या ये तुम्हारे इस कुत्ते के समान नहीं होगा? निखिल ने मायरील की ओर देखते हुए मुस्कुराया जो निखिल के जूतों के साथ जमीन पर पड़ा था। ओह, मायरील ने हलचल करने और खुद को आगे की शर्मिंदगी से बचाने की कोशिश की, हालांकि निखिल ने बस दबाव बढ़ा दिया और वह चुप होने के लिए मजबूर हो गया। निखिल ने तब ओसवाल्ड की ओर देखा और मुस्कुराया। ओसवाल्ड का पूरा शरीर डर से कांप उठा और वह कैंडिस के पीछे हट गया। कैंडिस, हालांकि, उसके उकसावों पर प्रतिक्रिया नहीं की और पीछे मुड़ गई। हे, हम देखेंगे किसे आखिरी हंसी मिलती है, साधारण व्यक्ति, उसने अपने मन में सोचा। वह अपनी प्रतिज्ञा के बारे में नहीं भूली थी। वह निखिल के जीवन को नरक बना देगी। हालांकि, अगर वह एक नवाब परिवार का हिस्सा है तो वह ऐसा नहीं कर सकती है। यही कारण था कि वह इस तरह के अपमानजनक दंड के साथ आई थी। एक बार जब निखिल पूरी अकादमी के सामने ऐसा कुछ करेगा तो स्मिथ हॉर्विक पीछे हट जाएगा और अपनी तलवार भाईचारा को तोड़ देगा। आखिरकार, कोई भी नवाब सदन उस अपमान को नहीं झेलेगा। और एक बार जब स्मिथ हॉर्विक पीछे हट जाएगा तो बाकी सब कुछ सरल हो जाएगा। तब वह इस साधारण व्यक्ति के जीवन के साथ जितना चाहती थी उतना खेल सकती थी। जहां तक उस कुतिया की बात है जो उसकी रक्षा करने की कोशिश कर रही थी। हे, एक महज शिक्षक इतना ही कर सकती है। कोई तरीका नहीं था कि वह कुतिया इवाने उसकी रक्षा कर सके अगर वह अकादमी की रानी उसे निशाना बना रही थी। सब कुछ सोचकर कैंडिस के चेहरे पर एक छोटी मुस्कान आ गई और वह चली गई। उसके अनुयायी उसके पीछे चले गए और उसने आदेश दिया, इसे अकादमी में हर जगह फैलाओ। मैं चाहती हूं कि हर छात्र इसके बारे में जाने। जैसा आप आदेश दें, रानी कैंडिस, उसके कुत्ते ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया। ही, लगता है तुम्हारे मालिक ने तुम्हें यहाँ सड़ने के लिए छोड़ दिया, छोटे कुत्ते। निखिल हंसा क्योंकि उसने मायरील की ओर देखा। निखिल, बस हो गया, उसे छोड़ दो। इवाने फुसफुसाए। जैसा आप कहें, शिक्षक इवाने। निखिल मुस्कुराया। उसने वही हासिल कर लिया था जो वह करना चाहता था आखिरकार। निखिल, तुम कैंडिस से कैसे लड़ने जा रहे हो? मान्या ने चिंता में सवाल किया। चिंता मत करो, मैं जीतूंगा। निखिल बस मुस्कुराया। लेकिन, शश, बस मुझ पर भरोसा करो। निखिल ने उसे चुप रहने को कहा। लड़की ने सिर हिलाया और फिर पीछे हट गई। निखिल ने तब केन और स्मिथ की ओर रुख किया। उन दोनों ने उसे सिर हिलाया, उसने जवाब में सिर हिलाया और फिर वे दोनों घूम गए। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि किसी का मन होगा पढ़ने का जो हुआ उसके बाद, इसलिए मैं आज के लिए कक्षा को समाप्त करती हूँ, इवाने ने घोषणा की। हर कोई तब चला गया। बड़े भाई निखिल। निखिल जाने ही वाला था जब रॉयस वर्मा ने बुलाया। क्या है? निखिल ने सवाल किया। क्या आपको लगता है कि आप जीत सकते हैं? रॉयस वर्मा ने सवाल किया। निखिल मुस्कुराया क्योंकि वह उसके सामने झुका और सवाल किया, तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि आप जीतेंगे, रॉयस वर्मा ने जवाब दिया। निखिल हंसा क्योंकि उसने उसके बालों को सहलाया। तो तुम किस बात की चिंता कर रहे हो? बस वापस जाओ और अपने दोस्तों के साथ खेलो, अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करता, सही है? हाँ, रॉयस वर्मा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। अच्छा, अब वापस जाओ। निखिल हंसा। रॉयस वर्मा चला गया और निखिल भी अपने कमरे की ओर चला गया। टक टक तारांकन टक। रात में निखिल ने अपने दरवाजों पर किसी को दस्तक देते हुए सुना।
उसने प्रतिवर्त से अपनी बोध शक्ति सेंस का उपयोग किया और उसके चेहरे पर एक छोटी मुस्कान आ गई। वह अपने दरवाजे की ओर चला गया और उसे खोला। शिक्षक इवाने, आप यहाँ क्यों हैं? क्या मैं आपकी किसी चीज़ में मदद कर सकता हूँ? उसने आश्चर्यचकित नज़र के साथ सवाल किया। मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, इवाने फुसफुसाए। कृपया अंदर आएं। निखिल ने उसे अपने कमरे में प्रवेश करने के लिए कहा। इवाने तब उसके कमरे में प्रवेश कर गई, हालांकि जैसे ही उसने किया उसकी आंखें फर्श पर पड़ी कुछ पेंटिंग्स पर पड़ीं। उसने चारों ओर देखा और एक कैनवास देखा। कैनवास के सामने उसकी पेंटिंग थी जो एक दीवार पर लटक रही थी, जबकि कैनवास पर पेंटिंग उसकी पेंटिंग का एक अधूरा चित्र लग रहा था। आह, मैं माफ़ी चाहता हूँ, निखिल ने फुसफुसाया। वह सब कुछ साफ करने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था, हालांकि इससे पहले कि वह कर पाता, इवाने ने सवाल किया, तुम पेंटिंग करते हो? निखिल ने हालांकि अपना सिर हिलाया। मैं नहीं करता, मैंने बस इसे शुरू किया क्योंकि शिक्षक इवाने को ये पसंद आया। हालांकि जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं इसमें बहुत अच्छा नहीं हूँ। तुम सिर्फ इसलिए पेंटिंग क्यों करोगे क्योंकि मुझे ये पसंद है? इवाने ने अपने चेहरे पर भ्रमित नज़र के साथ सवाल किया। मैं आपका पसंदीदा छात्र बनना चाहता हूँ आखिरकार। निखिल का जवाब तेज था। इवाने के चेहरे पर एक छोटी मुस्कान आ गई क्योंकि उसने सवाल किया, ये पेंटिंग से कैसे संबंधित है? ये सरल है, शिक्षक इवाने को पेंटिंग पसंद है। मैं पेंटिंग सीखूंगा, फिर मैं अपनी पेंटिंग से शिक्षक इवाने को प्रभावित करूंगा। फिर मैं आपका पसंदीदा छात्र बन जाऊंगा। निखिल ने जवाब दिया। मुझे नहीं लगता कि यह काम करेगा, इवाने फुसफुसाए। चिंता मत करो, बस मुझे कुछ समय दो। शायद कुछ साल। अगर मैं अगले कुछ सालों तक हर दिन कम से कम 2-3 पेंटिंग बनाता हूं, तो मैं बेहतर हो जाऊंगा। मैं आखिरकार आपका पसंदीदा छात्र बन जाऊंगा। तुम मेरे पसंदीदा छात्र बनने के लिए इतनी दूर क्यों जाओगे? इवाने ने जिज्ञासा में सवाल किया। मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं आपको पसंद करता हूँ, निखिल ने अपने चेहरे पर भ्रमित नज़र के साथ जवाब दिया। क्या? इवाने सदमे के कारण हकला गई। आप इतनी आश्चर्यचकित क्यों हैं, शिक्षक इवाने? क्या मैंने आपको पहले ही नहीं बताया था? आप मेरी पसंदीदा शिक्षक हैं। निखिल मुस्कुराया। तो तुम उस बारे में बात कर रहे थे। इवाने को एहसास हुआ। आप क्या सोच रही थी कि मैं किस बारे में बात कर रहा था? निखिल ने भ्रम में माथे पर बल डाला। इवाने ने शर्मिंदगी में अपना सिर नीचा कर लिया। आप क्या सोच रही हैं, शिक्षक इवाने? निखिल ने सवाल किया क्योंकि उसने अपना चेहरा इवाने के थोड़ा करीब लाया। निखिल के चेहरे पर एक छोटी मुस्कान आ गई जब उसने उसके लाल चेहरे को देखा। तो आप यहाँ किस लिए हैं, शिक्षक इवाने? उसने विषय बदल दिया। इवाने ने तब आखिरकार अपनी समाधि से बाहर आए और अपने चेहरे पर एक गंभीर नज़र के साथ निखिल का सामना किया। क्या तुमने वास्तव में उन 3 छात्रों को मारा था? इवाने ने सवाल किया। मैंने किया, उसने सिर हिलाया। निखिल, यहाँ देखो, अगर तुम्हें कोई धमकी दे रहा है तो तुम मुझे बता सकते हो। मैं इस राज्य की राजकुमारी हूँ और मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि मेरा प्रभाव तुम्हारे जानने से कहीं ज़्यादा मजबूत है। इसलिए अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम्हें बस मुझे बताना होगा और मैं तुम्हें आश्वासन देती हूँ कि मैं सब कुछ संभाल लूँगी। इवाने ने गंभीर नज़र के साथ फुसफुसाया। शिक्षक इवाने, निखिल ने बुलाया। मैंने किया, उसने फिर से सिर हिलाया। मैं कोई ऐसा हूँ जिसने अकादमी के अंदर तथाकथित अकादमी की रानी को चुनौती देने की हिम्मत की। मैं किसी से नहीं डरता, मुझे कोई धमकी नहीं दे रहा है, निखिल ने गंभीर नज़र के साथ जवाब दिया। निखिल, वे 15 साल के बच्चे थे। बच्चे? तुमने उन्हें इतनी जोर से क्यों मारा? मैंने वैद्य से बात की। क्या तुम जानते हो उसने क्या कहा? उसने कहा कि जिस व्यक्ति ने उन तीनों पर हमला किया वह बस एक अमानवीय कमीना था। उनकी टांगें टूटी हुई थीं, उनके पूरे शरीर पर चोटें थीं, और सबसे बुरी बात यह थी कि उन्हें भगवान जाने कितनी देर तक अकेला छोड़ दिया गया था। तुमने ऐसा क्यों किया? इवाने ने सवाल किया। 1 साल, निखिल फुसफुसाया। शिक्षक इवाने, वे बच्चे जिनके बारे में आप बात कर रही हैं, उन्होंने एक पूरे साल तक एक 8 साल के बच्चे रॉयस वर्मा को परेशान किया। उन्होंने उसे कई छात्रों के सामने अपमानित किया। उन्होंने उसे बिना किसी स्पष्ट कारण के मारा। उन्होंने वह सब कुछ ले लिया जो उसने अपनी कड़ी मेहनत की कमाई और पैसे से खरीदा था, जो उसकी माँ ने उसे भेजा था, और उन्होंने ये पूरे लंबे साल तक किया। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने उसके परिवार के बारे में बात करने की भी हिम्मत की। उन्होंने इस बारे में बात की कि वे कैसे अर्ध थे और उसकी माँ केवल एक विस्काउंट थी, अधिकारियों से शिकायत न करने की ओर इशारा करते हुए और अप्रत्यक्ष रूप से चेतावनी देते हुए। इसे कुछ और सालों तक जारी रखें और उस बच्चे के दिमाग पर प्रभाव इतना बड़ा होगा कि उसका पूरा जीवन नष्ट हो जाएगा। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप बस नज़रअंदाज कर सकती हैं, शिक्षक इवाने। ये कहना गलत नहीं होगा कि उन 15 साल के बच्चों ने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से यातना दी, निखिल ने जवाब दिया। इवाने, जिसने निखिल के शब्द सुने, पीछे हट गई। लेकिन क्या तुम चीज़ों को एक बेहतर तरीके से नहीं कर सकते थे? उस लड़के ने अधिकारियों से शिकायत नहीं की, लेकिन क्या तुम उसकी जगह पर ऐसा नहीं कर सकते थे? तुमने चीज़ों को अपने हाथों में क्यों लिया?
अधिकारियों को क्यों नहीं करने दिया? इस तरह सब कुछ और अधिक शांति से हल हो जाता। उसने सवाल किया और निखिल के चेहरे पर एक रूखी मुस्कान आ गई। शिक्षक इवाने, आप चीज़ों के बारे में बात कर सकती हैं और सब कुछ शांति से हल कर सकती हैं क्योंकि आप इस राज्य की राजकुमारी हैं, निखिल ने कहा और फिर उसने जारी रखा। आपकी स्थिति के साथ चीज़ों को हल करना आपके लिए हमारे जैसे किसी व्यक्ति की तुलना में बहुत आसान है। मैं माफ़ी मांगता हूं अगर ये थोड़ा कठोर लगता है, लेकिन जिस तरह से आप सोचती हैं वह भोला और थोड़ा मूर्खतापूर्ण है। मान लीजिए कि मैंने चीज़ों को हल करने के लिए आपका तरीका इस्तेमाल किया था और अधिकारियों से शिकायत की थी, आपको क्या लगता है कि क्या होगा? निखिल ने सवाल किया। अधिकारी उन 3 छात्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते, इवाने ने जवाब दिया। निखिल ने उसे मूर्खतापूर्ण कहने पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह जानना चाहती थी कि वह क्या सोच रहा है, वह इसके बारे में काफ़ी खुली थी। और ये सख्त कार्रवाई क्या है जिसके बारे में आप बात कर रही हैं? निखिल ने सवाल किया। उन्हें अकादमी से निष्कासित कर दिया जाएगा। जवाब सुनकर निखिल मुस्कुराया। ओह, और फिर क्या? इवाने ने माथे पर बल डाला। तो आप मुझे बता रही हैं कि एक छात्र के भविष्य को नष्ट करने की कीमत सिर्फ निष्कासन है? इवाने ने माथे पर बल डाला। क्या होगा अगर मैं 20-30 छात्रों को परेशान करता हूँ? क्या होगा अगर मैं उनके जीवन को नर्क से भी बदतर बना देता हूँ, उनके आत्मविश्वास को नष्ट कर देता हूँ, उनके दिमाग पर इतना प्रभाव डालता हूँ कि वे अपने पूरे जीवन में कभी किसी के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत न करें? अकादमी मेरे खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी? निष्कासन? तो उन छात्रों का क्या जो परेशान थे? उनके नष्ट हुए भविष्य का क्या? उसकी भरपाई कौन करेगा? इवाने चुप हो गई। उसके पास कोई जवाब नहीं था। यही कारण है कि मुझे चीज़ों को अपने हाथों में लेना पड़ा, शिक्षक इवाने। मुझे उसे दिखाना था कि एक साधारण व्यक्ति होते हुए भी मैं अर्ल के खिलाफ खड़ा हो सकता हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं मुझसे अधिक शक्तिशाली किसी के खिलाफ भी खड़ा हो सकता हूँ। मुझे उसे उसके भविष्य के लिए उम्मीद देनी होगी, मुझे उसका खोया हुआ आत्मविश्वास वापस लाना होगा। और अगर मुझे ऐसा करने के लिए कुछ छात्रों के भविष्य को नष्ट करना पड़े, तो अगर आप चाहती हैं तो मुझे स्वार्थी कहो, लेकिन शिक्षक इवाने, मैं ऐसा करूँगा। निखिल ने जवाब दिया क्योंकि उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमक उठीं। इवाने उन आंखों से हैरान रह गई। वह दृढ़ संकल्प, वह इच्छा शक्ति, अगर वह ईमानदार हो रही थी तो वह प्रभावित थी और साथ ही जिस तरह से वह सोच रही थी वह थोड़ा बदल रहा था। क्या आप उस लड़के से किसी तरह से संबंधित हैं? उसने सवाल किया। उद्धरण चिन्ह ... वह मुझे बड़ा भाई कहता है, निखिल ने जवाब दिया। तो वह तुम्हारे छोटे भाई जैसा है? इवाने ने सिर हिलाया। वास्तव में मैं किसी ऐसे व्यक्ति के लिए इतनी दूर नहीं जाऊंगा जिसे मैं नहीं जानता, शिक्षक इवाने। मैंने आपका तरीका इस्तेमाल किया होता, मैंने अधिकारियों से शिकायत की होती। इवाने चुप हो गई क्योंकि उसने इसके बारे में थोड़ा और सोचा। तो क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप 2 दिन बाद उस कैंडिस के खिलाफ जीत सकते हैं? इवाने ने सवाल किया। निखिल के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसने जवाब दिया, बेशक। अरे, तुम कहाँ जा रहे हो? एलेक्स नाम के एक लड़के ने दूसरे लड़के से सवाल किया। क्या तुम पिछले 2 दिनों से सो रहे थे? मार्क ने जवाब दिया। तस्क, तो तुम भी लड़ाई सभागार जा रहे हो? एलेक्स समझ गया। मार्क ने तब अपना सिर हिलाया और उसके हाथ में एक पोस्टर आया। बेशक मैं हूँ, रानी कैंडिस किसी ऐसे व्यक्ति से लड़ने जा रही हैं जिसने अकादमी के नियमों को तोड़ने की हिम्मत की। आहा, तो तुमने भी वह पोस्टर देखा? यह अकादमी में हर जगह फैला हुआ था, मैं इसे कैसे नहीं देख सकता? मार्क ने जवाब दिया। वास्तव में? एलेक्स ने सिर हिलाया। लेकिन मैं अभी भी हैरान हूँ, मुझे विश्वास नहीं होता कि उस लड़के ने नियमों को तोड़ने की हिम्मत की और फिर तलवार युद्ध के लिए रानी कैंडिस को चुनौती दी। उसके जैसे लोगों को स्कूल से निकाल देना चाहिए। मैं सहमत हूँ। खैर जो भी हो, मैंने सुना है कि रानी कैंडिस के इस लड़ाई को जीतने के बाद वह माफ़ी मांगने जा रहा है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे सज़ा मिलेगी चाहे कुछ भी हो। क्या तुम्हें लगता है कि माफ़ी से काम चल जाएगा? तुम्हें लगता है कि हम लोग इसे वहीं ख़त्म कर देंगे? मैच खत्म होने दो, रानी कैंडिस के उसके साथ होने के बाद हम उसे अपनी सलाह देंगे। एलेक्स मुस्कुराया। ही सच? मार्क ने अपने चेहरे पर एक समान मुस्कान के साथ सिर हिलाया। लेकिन तुम 1 घंटा पहले वहां क्यों जा रहे हो? एलेक्स ने माथे पर बल के साथ सवाल किया। मैं तुमसे भी वही सवाल पूछ सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। वे दोनों एक दूसरे को देखते रहे और अंत में मार्क ने आह भरी। जो भी हो, चलो अभी इसके बारे में बात नहीं करते हैं। क्या हमें एक साथ जाना चाहिए फिर? अगर हम जल्दी जाते हैं तो हमें सबसे अच्छे नज़ारे के साथ सबसे अच्छी सीटें मिल जाएंगी। ठीक है। वे दोनों तब लड़ाई सभागार की ओर दौड़े। हालांकि जैसे ही लड़ाई सभागार उनकी आंखों के सामने आया, उनका शरीर सदमे में जम गया। लड़ाई सभागार के सामने एक विशाल पंक्ति थी। वे दोनों आगे दौड़े और सवाल किया, ओए, लड़ाई सभागार के सामने इतनी बड़ी पंक्ति क्यों है? मार्क ने एक लड़के से सवाल किया।
एक लड़का घूमा और आह भरी, तुम तलवार द्वंद्व के बारे में जानते हो, है ना? बेशक हम जानते हैं। जाहिर है, कुछ लोग कल रात से इस लड़ाई सभागार में हैं और कुछ सुबह जल्दी शामिल हुए। लड़ाई सभागार पहले से ही भरा हुआ है। क्या? लड़के ने आह भरी। लड़ाई सभागार में 5000 छात्रों को फिट करने की क्षमता थी, जो अकादमी में छात्रों की कुल संख्या का आधा था, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अवसर कितना भी भव्य क्यों न हो, लड़ाई सभागार कभी भी पूरी तरह से नहीं भरा था। हाँ, केवल कुछ ही सीटें बची हैं, बस पंक्ति में लग जाओ। अगर हम भाग्यशाली रहे तो हमें वे सीटें मिल जाएंगी, अगर नहीं तो भूल जाओ इसके बारे में। और हमने सोचा था कि 1 घंटा पहले यहाँ आना अतिशयोक्ति है। मार्क विश्वास नहीं कर सका। 1 घंटे बाद, जब हर कोई लड़ाई सभागार के अंदर बस गया, जबकि कई छात्रों को बाहर रहने के लिए मजबूर किया गया, निखिल और दोस्तों, उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर दिल को छू गई हो तो लाइक जरूर करें और हमारी मेहनत को सपोर्ट देने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका हर सब्सक्राइब हमें और बेहतर कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। मिलते हैं अगली एपिसोड में, तब तक जुड़े रहिए द स्टोरी वर्स के साथ, जहां कहानियां कभी खत्म नहीं होती। बुक्स फायर।